अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ीवर के बारे में। और अगर आप कोई भी मेडिकल की फ़ील्ड से रिलेट करते हो, बिलोंग करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीवर क्या है, ठीक है। तो फ़ीवर एक ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि फ़ीवर जो है वो डिज़ीज़ है। फ़ीवर कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एक साइन है, ठीक है। जैसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सिम्टम्स हमेशा एक पेशेंट खुद जो आकर फिजिशियन को या डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये फ़ील हो रहा है या मेरे साथ ये हुआ है, तो वो सिम्टम्स होते हैं। और साइन वो होते हैं जो कि फिजिशियन या डॉक्टर खुद से ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। तो फ़ीवर भी हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है। तो अब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो है फ़ीवर डेवलप होता है एज अ साइन, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या एटियोलॉजी है, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है। तो अब क्या आता है कि जो रिस्क फैक्टर है हमारे पास, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है तो फ़ीवर तो डेवलप होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डिज़ीज़ है जैसे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, इन कंडीशन में भी फ़ीवर जो है वो डेवलप होता है। कोई इंजरी हो गई है, कोई इंसल्ट, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट की कोई इंसल्ट हुई है, तो उसके रिज़ल्ट में इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन जब होगी तो उसके रिज़ल्ट में आगे फ़ीवर होगा। तो किस तरह से ये सब कुछ होगा, अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी जो है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फ़ीवर डेवलप होता है एज अ साइन। हालांकि जो है हम फ़ीवर अलग से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि टीबी वहाँ पर क्या होती है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। देन हम अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो उसकी वजह से भी हमारे पास फ़ीवर डेवलप हो रहा होता है पेशेंट्स के अंदर। अगर कोई कट लग गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो गया है, तो फिर भी क्या होता है कि फ़ीवर डेवलप हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब इन सारे एरियाज़ में क्या होता है कि टिश्यूज़ तो प्रेजेंट हैं, टिश्यूज़ अब क्या होते हैं, सेल्स से बनते हैं, तो फिर वो अफेक्टेड सेल तो प्रेजेंट है ना इन टिश्यूज़ के अंदर। तो अब हम किसी भी अफेक्टेड टिश्यू को ले लेते हैं, उसके सेल को ले लेते हैं। अब जो हमारे पास अफेक्टेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं कीमो अट्रैक्टेंट, ठीक है। जब वो इंजर्ड होते हैं, जब वो स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे, तो वो कीमो अट्रैक्टेंट को जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब ये कीमो अट्रैक्टेंट जो हैं ये अट्रैक्ट करेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, जो कि मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हैं, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये इन सारे सेल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये सर्कुलेशन से उस अफेक्टेड एरिया में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर जो है इन्फ्लेमेशन वो बहुत ज़्यादा है, या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्रेटर इन नंबर है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी वहाँ पर सेल लाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन को रिलीज़ करेंगे। अब क्या होता है कि उनमें से जो साइटोकाइन होंगे कुछ ना कुछ, वो क्या करेंगे, सर्कुलेशन में जो है वो वापस से मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब जब वो सर्कुलेशन में मूव करेंगे तो वो उसी सर्कुलेशन के थ्रू, ज़ाहिर बात है, ब्लड जो है बॉडी पार्ट के हर एरिया में जा रहा होता है, तो ब्रेन में भी जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो साइटोकाइन होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है, जबकि ब्रेन अलाउ करता है कि वो ग्लूकोज को और स्मॉल मॉलिक्यूल को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर जो है वो एंटर हो सके, ठीक है। तो लेकिन अब ये किस तरह से एंटर हो रहे हैं, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हाइपोथैलेमस, एक्चुअली ये जो होते हैं साइटोकाइन, ये जो है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई को जाके स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर से आउटसाइड जो है वो लाई करता है, ठीक है। अब ये हम एक न्यूक्लाई की एग्जांपल लेते हैं, ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई है, यहाँ पर ये साइटोकाइन है, ठीक है। इस साइटोकाइन ने उसको न्यूक्लाई को अट्रैक्ट स्टिमुलेट किया है, और अंदर जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज़ हुआ है, E2। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फर्दर जो है न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में उनको स्टिमुलेट करेगा। अब ये न्यूरॉन जो हैं ये फर्दर क्या करेंगे, जो मसल्स होंगे उनकी शिवरिंग करवाएंगे। जब मसल शिवरिंग करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि मसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा काम ये क्या करेंगे, ये जो क्यूटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो करवाएंगे। ये जो ब्लड वेसल्स जो हैं स्किन की तरफ जा रही हैं, ठीक है, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन,
तो जो स्किन की तरफ जा रही हैं उनको क्या करेंगे, उन वाली वेसल्स को वेज़ो कंस्ट्रिक्ट उनका डायमीटर जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। जब डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से हीट भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो है हीट वो बॉडी के अंदर और ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। और जब हीट जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा जनरेट होगी तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, फ़ीवर डेवलप होगा, और फ़ीवर जो है वो डिज़ीज़ नहीं है, ये फ़ीवर साइन है। और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन के रिज़ल्ट में जो है वो फ़ीवर होता है। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी होती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी होती है। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे कि रिमोटॉयड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह में जो है वो क्रोनिक जो है इन्फ्लेमेशन होती है। तो अब इसके रिज़ल्ट में मलेज, अब हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर स्टाइटी सेंटर प्रेजेंट होता है, हंगर सेंटर, शिवरिंग सेंटर, वेट सेंटर, ये सारे सेंटर जो हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन के रिज़ल्ट में हमें क्या होगा, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़ीवर होगा, तो पेशेंट को फील होगा कि आई एम नॉट वेल बीइंग, एंड एनोरेक्सिया, उसका स्ट्राइटी सेंटर और हंगर सेंटर डिस्टर्ब होगा, उसको एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी, इसके अलावा फीवर डेवलप होगा। और जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एक और मेजर जो साइन है जो वो हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वेट भी लॉस हो रहा होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।